नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ, इसकी पहली थ्योरी क्या है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बदला लिया। दूसरी थ्योरी, बाबा सिद्दीकी का मर्डर पॉलिटिकल साजिश है। और तीसरी थ्योरी, क्या बाबा सिद्दीकी को बिजनेस रंजिश में मारा गया? आप भी कल से तमाम थ्योरी, तमाम लॉजिक को सुन रहे होंगे। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बता रहा है, लेकिन रियल वजह क्या है, इसके हिंट आज क्राइम ब्रांच मुंबई ने दे दी है। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, उस वक्त उनके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उनकी सिक्योरिटी में लगे तीनों पुलिस वाले साथ नहीं थे। जहां बाबा सिद्दीकी खड़े थे, वहां की स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। जब इत्तेफाक वाली बात हटाकर डाउट्स को कनेक्ट करेंगे, तो जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ, मर्डर की कितनी थ्योरी चल रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा सिद्दीकी का मर्डर पर्सनल रंजिश या पॉलिटिकल साजिश? बाबा सिद्दीकी का मर्डर रियल एस्टेट का कारोबार? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे कौन, लॉरेंस बिश्नोई या कोई और? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर का ऑर्डर 7 समंदर पार से आया? क्या बाबा सिद्दीकी के अलावा किसी और के मर्डर का भी प्लान था? क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे मुंबई का वसूली गैंग है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर की इनसाइड स्टोरी, कितनी थ्योरी? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक हाई प्रोफाइल इस मर्डर केस के मोटिव की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। और जिस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है और जिस तरह से पुलिस को कुछ संकेत मिल रहे हैं, वो बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या बाबा सिद्दीकी का मर्डर पर्सनल रंजिश या पॉलिटिकल साजिश है? बाबा सिद्दीकी को 10-15 दिन पहले धमकी मिली थी। ये धमकी किसने दी थी, क्यों दी थी, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है। लेकिन इस धमकी के बाद ही बाबा सिद्दीकी को सुरक्षा दे दी गई थी। लेकिन जब हत्यारों ने गोली मारी, तब ये सुरक्षा कहाँ थी, ये भी बड़ा सवाल है। बाबा सिद्दीकी और कांग्रेस का पुराना रिश्ता रहा और करीब 48 साल तक वो कांग्रेस का हिस्सा रहे। बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व किया। लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। मुंबई में उनको अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता था। एनसीपी अजीत पवार की चुनावी रणनीति बनाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी एक अहम रोल अदा कर रहे थे। इसीलिए एक आशंका की सुई पॉलिटिकल साजिश की तरफ भी घूम रही है। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी, ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए, तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पॉलिटिकल एंगल पर भी इसीलिए जांच कर रही है, क्योंकि इससे पहले 90 के दशक में ही मुंबई में कोई पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल किलिंग हुई थी। बांद्रा और खेतवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक रामदास नाइक और प्रेम कुमार शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवसेना विधायक रहे विठल चौहान और रमेश मोरे की भी मुंबई में 90 के दशक में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार देर शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट का ये वो इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी शनिवार शाम 6:30 बजे के करीब में
यहां पर पहुंचे थे और यहां पर अपने समर्थकों से मिल रहे थे, जिशान के समर्थकों से मिल रहे थे। चुनाव नजदीक है, यही वजह है कि दोनों बाप बेटे बांद्रा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके कार्यकर्ताओं से लगातार मीटिंग्स कर रहे थे और इसी दफ्तर में वो मीटिंग चल रही थी। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये मीटिंग चली। उसके बाद सलाह मशविरा करके बाबा सिद्दीकी इस सड़क से निकले। अब ये सड़क आपको इस वक्त खाली दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये सड़क काफी व्यस्त रहती है आम दिनों में। बांद्रा ईस्ट का इलाका है और यहाँ दोनों तरफ ठेले रहते हैं, दोनों तरफ गाड़ियां लगी रहती हैं, तो ये इलाका काफी सकरा रहता है। दशहरे का दिन था, शनिवार को दशहरे का दिन था, यही वजह है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे कई जगह पर दशहरे का सेलिब्रेशन था और जब बाबा सिद्दीकी निकले यहाँ से तब यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही थी, पटाखे फूट रहे थे यहाँ पे और भीड़ काफी ज्यादा थी। और बाबा सिद्दीकी की गाड़ी में आपको दिखाऊं कि महिंद्रा XUV 700 गाड़ी जो है वो उस जगह पे लगी थी जहां इस वक्त पुलिस ने जिस जगह को बैरिकेड किया है, इस जगह पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी लगी हुई थी और यहां पर चलते हुए बाबा सिद्दीकी वहां से यहां पर पहुंचे। लेकिन शूटर्स यहां पर पहले से इंतजार कर रहे थे और बाबा सिद्दीकी जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे, उन्होंने दरवाजा खोला, बैठने की कोशिश कर रहे थे, तभी शूटर्स ने उन पर फायरिंग की। 6 से 7 राउंड जो पुलिस की प्रारंभिक जानकारी, उसमें 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, एक पेट में लगी। बाजे बाजे के साथ अपना दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। इस मंदिर से काफी पीछे थे हम लोग और मंदिर से जब पीछे थे तो वहां से कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि फायरिंग चल रही है, तो सब लोग तितर बितर होने लगे, फिर सब लोग भागना शुरू कर दिए। मतलब आप उस तरफ से आ रहे थे? उस तरफ से हम लोग आ रहे थे, फायरिंग यहाँ पे हुई थी, लोग यहाँ से भागना, फायरिंग इस तरफ से? जी, फायरिंग इस तरफ हुई और इस तरफ फिर लोग भागना शुरू किया, तो हम लोग भी वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए। क्या जो लोग भागते हुए आ रहे थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि आगे गोलियां चल रही है, किसी ने फायरिंग कर दी है और सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भागो। जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पॉलिटिकल वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, सियासी साजिश की थ्योरी भी जांच का एक सब्जेक्ट बन गई है। लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस को शक थ्योरी नंबर 2 पर है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे क्या रियल एस्टेट का कारोबार है? बताया जा रहा है कि बांद्रा इलाके में एक स्लम का रीडेवलपमेंट होना था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी स्लम के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे। दरअसल 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी पर कार्रवाई करते हुए 462 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया था। ये प्रॉपर्टी बांद्रा वेस्ट में मौजूद है और इसे PMLA के तहत जब्त किया गया था। उस वक्त ईडी इस बात की जांच कर रही थी कि क्या बाबा सिद्दीकी ने महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहते हुए पद का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं किया था। इसमें आरोप था कि बाबा सिद्दीकी ने पिरामिड डेवलपर्स को बांद्रा में विकसित हो रहे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA प्रोजेक्ट में मदद की थी। बांद्रा में स्लम रीडेवलपमेंट के विरोध करने पर खेरवंडी पुलिस ने उनके बेटे और कांग्रेस से विधायक जिशान को अगस्त में अरेस्ट भी किया था। इसे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था। इसीलिए अब शंका जताई जा रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह कहीं SRA का मामला तो नहीं है। बाबा सिद्दीकी के हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कई दूसरे एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक मामला स्लम रीडेवलपमेंट का है जिसका विरोध बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी कर रहे थे। जिशान सिद्दीकी ने उस बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था जो इस स्लम को रीडेवलप करना चाह रहा है। उस बिल्डर ने जिशान सिद्दीकी के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। तो क्या इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है? क्या बिजनेस राइवलरी इसके पीछे वजह हो सकती है? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे सबसे ज्यादा शक साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर किया जा रहा है। अब सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई से बाबा सिद्दीकी की क्या दुश्मनी थी? इस थ्योरी के पीछे सलमान खान से नजदीकी का एक एंगल होने की आशंका है, जिसका दावा बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर आई एक पोस्ट में किया जा रहा है, जिसमें हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जारी की गई है। इस पूरी धमकी भरी चिट्ठी में एक अनुस्थापन का नाम लिखा हुआ है। सवाल है कि ये अनुस्थापन है कौन और इस केस से कैसे जुड़ रहा है? तो ये जानने के लिए आज से 6 महीने पहले की घटना को जानना जरूरी है। मुंबई में 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी
उस वक्त फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग की तरफ से ही ली गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस केस में 32 साल के अनुज और 37 साल के सुभाष चंद्र को पंजाब से गिरफ्तार किया था। दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे, लेकिन अनुज थापन की क्राइम ब्रांच के लॉकअप में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि उसने लॉकअप के अंदर आत्महत्या कर ली है। इसीलिए माना जा रहा है कि अनुज थापन की मौत का बदला लेने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई गई। हालांकि बाबा सिद्दीकी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट, लॉरेंस बिश्नोई का एंगल, पॉलिटिकल एंगल, कारोबारी एंगल, हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपी गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप और फरार शिवा के अलावा चौथे आरोपी की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि चौथा आरोपी मोहम्मद जिशान अख्तर ही तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था। पुलिस सोर्सेज से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसके जुड़े होने के संकेत मिले हैं। आरोपी जिशान 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था। जेल में ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में आया। पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर की कड़ियां साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई और पटियाला जेल में बैठे उसके गुर्गों से जोड़कर तफ्तीश कर रही है। लॉरेंस गैंग का इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, पुलिस ने इसका कोई हिंट तो नहीं किया है, लेकिन क्राइम ब्रांच एक और थ्योरी पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसके लिंक कनाडा और अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स से जुड़ रहे हैं। क्या इस मर्डर के पीछे कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और अमेरिका में बैठे रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई का हाथ है? क्राइम ब्रांच इंटरनेशनल गैंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट की भी जांच कर रही है। इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के शामिल होने की थ्योरी के पीछे मुंबई में वसूली हो सकती है। पहले बड़े बड़े लोगों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर कभी वॉइस तो कभी वीडियो कॉल के जरिए एक्सटॉर्शन मांगा जाता है। मना करने पर सरेआम गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है ताकि डर फैलाया जा सके। कोर्ट में भी आरोपियों की कस्टडी की मांग के दौरान क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल रैकेट के शामिल होने का इशारा किया है। जिस तरह से गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप ने कोर्ट में अपनी उम्र 17 और 19 बताई, उससे इस बात का शक पैदा हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कम समय में क्राइम की दुनिया में नाम और पैसा कमाने के लिए इन गैंगस्टर्स के कहने पर इन लोगों ने सुपारी ले ली हो। मैं समझता हूँ ये तारीफ के जो है, अभी तो डर लग रहा है कि भाई इतनी अच्छी पुलिस फिर ऐसे जो है सरेआम मर्डर कैसे हो रहे हैं। और एक दो अगर ये फालतू लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, उनके हाथ में हथियार दिए हुए हैं। सच्चे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया मारने के लिए, हमारे दो एक तालुका प्रमुख और ये हमारा नेता, उनके उनको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है महाराष्ट्र में। वो कह रहे कि चरमरा गई पूरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और इसको चुनाव में मुद्दा बनाएगी वो विपक्ष भी। बिल्कुल विपक्ष जो है क्यों नहीं इसका मुद्दा बनाएंगे? जब हमारे जैसे हमारे आदमी दो गए हैं, हमको इतना दुख है, हमको इतना जो है गुस्सा आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो विपक्ष तो उसका मुद्दा तो बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? और इसके लिए पुलिस को चाहिए कि अपना पूरा जो है जो ये है दिमाग लगा के, जो मुंबई पुलिस का गरिमा है दुनिया भर में। आपका कहना है कि छोटे अपराधी को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आरोपियों से पकड़े, बड़े सरगना पकड़नी चाहिए। अरे ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, 1 लाख रुपया दिया होगा और पिस्तौल थोप दिया होगा, इससे क्या? ये तो एक यूपी का नहीं, उसका इधर का ना उधर का हरियाणा का, उनको क्या मालूम, कभी बातचीत भी नहीं होगी, उनकी कोई लेन देन भी नहीं होगा। इसके पीछे के जो लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, दिमाग और पैसे देने वाले, उसका कारण क्या है, ये सब ढूंढने की कोशिश पुलिस को करके जल्द से जल्द जो है जनता के सामने इसको लाना होगा। जो आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस को बताया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए 3 लाख रुपए एडवांस मिले थे। इसमें से कुछ रकम हत्यारों ने मकान के लिए डिपॉजिट और किराया दिया था, जबकि इन तीनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए खुद पर खर्च करने और घूमने फिरने के लिए दिए गए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनके पास से मिले हथियार और कारतूस ने एक नई थ्योरी की तरफ भी इशारा कर दिया है।
क्या बाबा सिद्दीकी के अलावा किसी और के मर्डर का भी प्लान था? पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 9mm की पिस्टल और 28 कारतूस मिले हैं, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए ही इतनी गोलियां लेकर आए थे या कोई और इनके निशाने पर था? बाबा सिद्दीकी के बेटे भी घटना वाले दिन उनके साथ आने वाले थे, लेकिन किसी काम से वो वापस ऑफिस में चले गए। तो क्या निशाने पर जिशान सिद्दीकी भी थे या इन शूटर्स का टारगेट कोई तीसरा था? राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के जो 2 आरोपी हैं, उनमें से एक को यानी कि गुरमैल सिंह को कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन जो धर्मराज कश्यप है, उसकी उम्र को लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस को कहा गया है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाए, यानी उसकी उम्र माइनर है या मेजर, ये तय करने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसे पुलिस कस्टडी में भेजना है और जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत आएगा, इसका फैसला होगा। लेकिन जो कुछ बातें आज पुलिस के वकील ने रखी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है और विचार करने वाली है, क्योंकि पुलिस के वकील ने कहा है कि ये सारा कुछ हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बेहद अच्छे तरीके से इसकी प्लानिंग की गई थी और उतनी अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया। जिस तरीके से आरोपियों ने गोलियां चलाई है, इससे पता चलता है कि उन्होंने वेल ट्रेंड थे और साथ ही उन्होंने कहा है कि इन 2 आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसीलिए ये बेहद मुमकिन है कि इनका अगला प्लान या अगला निशाना कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए उनका निशाने पे कौन कौन है, उसकी जांच होनी बेहद ज़रूरी है। ये बेहद संदिग्ध और संवेदनशील मामला है, इसलिए पुलिस के वकील ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। साथ ही वकील ने यह भी कहा कि ये सारा कुछ प्लान किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं लगता, किसी फिल्म की कथा से कम नहीं लगता, और इसके अलावा ये किसी इंटरनेशनल गैंग से भी लिंक हो सकते हैं और इसकी जांच होनी भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच अभी तक सिर्फ जांच की बात कर रही है। इस बीच बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है, जब सरकार के भीतर बैठे नेता सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। और एक 3 मरतबा के मिले और जो ख़ुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से विपक्ष को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने का मौका मिल गया है।
जो यकीनन एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है और इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस हाई प्रोफाइल मर्डर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। कोई भी अपराध होता है या आपराधिक घटना घटती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है, कानून के लिए चैलेंज होता है, सरकार के लिए चैलेंज होता है। लेकिन उसे घटना के आधार पर कहना कि पूरा कानून और व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकालना थोड़ी ज्यादती होगी। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी मुंबई में। सर मराठी अपराधी हैं, खतरनाक हैं। इन अपराधियों से निपटने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती है। ये एक हमारे दोस्त के पिता की जान गई है, एक हमारे दोस्त की जान गई, तो ऐसे में कोई राजनीति करने के बजाय कैसे इस तरह के हादसे आइंदा न